तो बच्चों अपन अभी लॉज ऑफ मोशन पर चर्चा कर रहे थे, बट आपने नोटिस किया अपन ने जितने भी सरफेसेस लिए दे ऑल वर स्मूथ। बट अगर सरफेस रफ हो तब क्या परिस्थितियां बनेगी और क्या हमारा काम करने का तरीका रहेगा, इस पर चर्चा हम इस आर्टिकल में करेंगे। अगर सरफेस रफ हो तब हमें क्या करना है। बेसिकली क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल समझिए कि अगर कोई ब्लॉक किसी फ्लोर के कांटेक्ट में है, अगर कोई ब्लॉक किसी फ्लोर के कांटेक्ट में है तो दो तरह के फोर्स क्रिएट हो सकते हैं। एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक दूसरा अलोंग द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। मैं समझने के लिए लेफ्ट में ले रहा हूं। और एक इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि बीच में कहीं। तो पहले तो अपन इन सिंबल्स का मीनिंग समझ लें, एक चीज क्लियर कर लें कि इन सिंबल्स का मतलब क्या है। एन का मतलब है बच्चों यहां पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। एफ का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स और एफ सी का मतलब है रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और सिंपली कॉन्टैक्ट फोर्स। हिंदी में एन को बोलेंगे अभिलंब संपर्क बल, एफ का मतलब घर्षण बल और एफ सी का मतलब रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स यानी परिणामी संपर्क बल या संपर्क बल। बच्चों पहली चीज, संपर्क होगा तो ही ये उत्पन्न होंगे। अगर संपर्क नहीं है तो बिना संपर्क के ना तो एन उत्पन्न हो सकता है ना एफ उत्पन्न हो सकता है। इनके प्रोड्यूस होने के लिए कांटेक्ट का होना जरूरी है। एक और चीज, यह है नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द फ्लोर। तो नॉर्मल फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक ऐसा हो जाएगा। ये ऑन द फ्लोर है बाय द ब्लॉक, ये ऑन द ब्लॉक है बाय द फ्लोर। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑन द ब्लॉक बाय द फ्लोर है, तो ये ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक हो जाएगा। ये इसका रिएक्शन, ये इसका रिएक्शन, इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ, ये इसका रिएक्शन। तो ये भी एक्शन रिएक्शन लॉ को ओबे कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो यहां पर जो पॉइंट समझने का है वो ये है कि जो एफ सी है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ एन एंड एफ। N and F are always mutually perpendicular. N and F are always mutually perpendicular. तो कांटेक्ट फोर्स का स्क्वायर होगा N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट देखते हैं तो आंसर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कांटेक्ट फोर्स का जो स्क्वायर है दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन एंड एफ। तो इस तरीके से हमारे पास नेट कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा।
अब एक और चीज समझने की है, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं tan थीटा भी लिख सकता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू F/n, तो थीटा निकल ही जाएगा हमारे पास, थीटा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स के साथ कितना एंगल फॉर्म करेगा। अब यहां पर जो फ्रिक्शन है वो दो तरीके का है। फ्रिक्शन फोर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हमने, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक, काइनेटिक को हम डायनेमिक भी बोलते हैं। दो तरीके के फ्रिक्शन हमने डिफाइन कर रखे, फ्रिक्शन फोर्स डिफाइन कर रखे हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो पहली चर्चा, स्टैटिक का मतलब हिंदी में बोलेंगे तो स्थैतिक, इसको हिंदी में बोलेंगे तो स्थैतिक, और इसको हिंदी में बोलेंगे तो गतिक। फ्रिक्शन का मतलब हिंदी में घर्षण। बच्चों, जो फ्रिक्शन है वो भी इस ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स हैं और सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली जब ये बॉडी इस बॉडी के साथ, फ्लोर के साथ कांटेक्ट में आती है तो इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन जनरेट होता है, अन्योन्य क्रिया, और वो अन्योन्य क्रिया संपर्क बल कहलाती है। उसका सतह के लंबवत जो घटक है उसे हमने n का नाम दिया हुआ है, अविलंब संपर्क बल का, और इसका सतह के समांतर जो घटक है उसको हमने घर्षण बल का नाम दिया हुआ है। अब यहां पर जो देखने का बिंदु है वो ये है कि घर्षण बल को हमने दो श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। तो हम पहली श्रेणी पे चर्चा करते हैं, स्थैतिक घर्षण बल पर। बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को समझते हैं, क्या कहानी है इसकी। हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया और उसे हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर रख दिया और हमने कुछ फोर्स लगाकर इसको पुश करना स्टार्ट किया। बच्चों, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, मींस ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, ब्लॉक स्टार्टिंग में रेस्ट में। अब अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का। बच्चों, हम नोटिस करते हैं कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एफ देयर इज नो मोशन इन द ब्लॉक, एंड फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ एफ इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग अलोंग द फ्लोर। तो सवाल यह है, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एफ, एफ के छोटे मानों के लिए इसमें मोशन जनरेट क्यों नहीं हो पा रहा है? कौन है जो इसके मोशन को रेजिस्ट कर रहा है? एंड दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अब यहां पर जब हम एफ के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैपिटल एफ के साथ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। बच्चों की जो पीक देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एफ मैक्स,
और ये जो लेवल देख रहे हैं आप, दिस इज लेवल ऑफ एफ के। बेसिकली यहां से लेकर ये जो इंटरवल है, ये जो रेंज है, ये इसमें बॉडी स्टैटिक है और इसके आगे की जो रेंज है उसमें बॉडी काइनेटिक मोशन में आ गई और इस पॉइंट पर बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग को अपन हिंदी में बोलेंगे फिसलने के कगार पर। फिसलने के कगार पर जब बल F का मान इस वैल्यू से पीछे की तरफ है तो वस्तु स्टैटिक है। इस पॉइंट पर आकर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर F की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है तो वस्तु स्टैटिक है, F की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो वस्तु गतिक है। और इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर वस्तु फिसलने के कगार पर है। फिसलेगी तो नहीं, लेकिन फिसलने के कगार पर होगी। इस बल को थोड़ा सा बढ़ाते ही वस्तु फिसलने लग जाएगी। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि इस वस्तु को गति कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना है, तो मैं यही वाला फोर्स बोलूंगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, इस पॉइंट के पहले आप नोटिस करिए, इस पॉइंट के पहले वस्तु रेस्ट में है। अब अगर इस पॉइंट के पहले वस्तु रेस्ट में है, यानी त्वरण नहीं है उसमें, तो इस बात का मतलब यह हुआ कि ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये बराबर होने चाहिए, और जब ये और ये बराबर होते हैं तो ये एंगल 45 डिग्री का बनता है। कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपका F, कैपिटल F इस वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, तब तक जितना बल हम यहां आरोपित करेंगे उतना ही घर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर आकर F का जो मान है वो F max के बराबर है। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, फिसलने के कगार पर जब है तो F का मान F max से पहले, F max से कम है। If F is less than F max, no motion. If F is greater than F max, sliding takes place. यदि F का मान F max से कम है, no motion, no sliding, that is no sliding. No sliding means acceleration is 0. If F is greater than F max, there is some acceleration, and that acceleration is F माइनस। आप नोटिस करिए, इसके बाद बॉडी में मोशन आ गया, और बॉडी में मोशन आने के बाद आप नोटिस करिए फ्रिक्शन फिक्स हो गया। कितनी वैल्यू पर? F के पर। तो F के
और यहां पर इस केस में एक्सेलरेशन 0 रहेगा। F इक्वल टू एफ एस। तो डिफरेंस समझने की कोशिश करिए दोनों में। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। जब वस्तु फिसलने के कगार पर होगी, जब वस्तु फिसलने के कगार पर होगी, जब हम इस बल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, जब वस्तु फिसलने के कगार पर होगी तो उस स्थिति में घर्षण जो उत्पन्न होगा वस्तु के और फर्श के बीच में, वो अपने चरम पर होगा, जिसे हमने एफ मैक्स का नाम दिया हुआ है। घर्षण अपने चरम पर होगा। चरम पर पहुंचने से पहले जितना फोर्स आप लगाओगे यहां पर उतना ही घर्षण बल उत्पन्न होगा। चरम पर पहुंचने से पहले, चरम पर पहुंचने से पहले ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, तभी तो वस्तु का त्वरण शून्य हो पाएगा। चरम पर पहुंचने के बाद भी अगर आपने इस बल को बढ़ाना जारी रखा, चरम पर पहुंचने के बाद भी अगर आपने इस बल को बढ़ाना जारी रखा, तो उस स्थिति में जो त्वरण होगा वो एफ माइनस एफ के अपॉन एम के बराबर होगा। यहां पर मैंने नोटेशन चेंज किया, मैंने लिखा एफ के। इन नोटेशंस का मतलब समझ लीजिए। एफ मैक्स को हम बोलते हैं, इसको एफ एल भी बोलते हैं, और एफ एल हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और हिंदी में बोलेंगे इसको सीमांत घर्षण बल। एफ मैक्स या एफ एल, इसे बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत घर्षण बल। नोटेशंस का मतलब समझ लेना आगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एफ एस इज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एफ एस का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल। और एफ के, एफ के का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण। तो तीनों नोटेशंस का मतलब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। FL is written as mu s n। FL को लिखते हैं mu s n। FL is proportional to n। mu s का मतलब है coefficient of स्टैटिक फ्रिक्शन। हिंदी में बोलेंगे इसको स्थैतिक घर्षण गुणांक।
म्यूएस को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण गुणांक, म्यू के, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण गुणांक, दोनों कोएफिशिएंट अलग अलग है, दोनों ही सरफेस की नेचर पर डिपेंड करते हैं। एफ के जो होता है ना वो म्यू के इंटू एन के इक्वल होता है। एफ के लेस देन एफ एल होता है, तो म्यू के लेस देन म्यू एस हो गया। बच्चों एक पॉइंट समझने का है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज इंपेंडिंग मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? इंपेंडिंग मोशन को अपोज करता है। इंपेंडिंग मोशन का मतलब मोशन जिधर होने वाला हो उसको अपोज करता है। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये अब मैं इसको धक्का दे रहा हूं ऐसे, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो ये ब्लॉक ऐसे जाता, लेकिन अगर ये मैं धक्का दे रहा हूं ये सरफेस रफ है तो हो सकता है ये रुका हुआ हो। तो सवाल ये है कि किसने रोका? फ्रिक्शन ने रोका। किधर जाने से रोका? आगे जाने से रोका। तो आगे जाने से रोका तो फिर लगना किधर की तरफ पड़ेगा उसको? पीछे की तरफ। तो इंपेंडिंग मोशन का मतलब है मोशन जिधर होने वाला हो। तो अगर तो मोशन किधर होने वाला है ये जानने के लिए आप क्या करिए कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, सरफेस के पैरेलल जो फोर्सेस अप्लाइड हैं फ्रिक्शन को छोड़ के, उन सबका रिजल्टेंट बॉडी को किधर की तरफ खिसकाने की कोशिश कर रहा है। समझिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट में लग के बॉडी को रोक देगा। बहुत सिंपल बात। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा ये जानने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा ये जानने के लिए आप क्या करिए, फ्रिक्शन को छोड़ के बाकी फोर्सेस जो सरफेस के पैरेलल हैं उनको चेक करिए कि उनका जो परिणामी प्रभाव है वो किधर की तरफ आ रहा है। अगर वो परिणामी प्रभाव आगे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे है और उसने उस प्रभाव को खत्म कर रखा है। अगर वो परिणामी प्रभाव पीछे आ रहा है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आगे है और उसने उस प्रभाव को खत्म कर रखा है। अभी अपन एग्जांपल्स लेंगे, उससे ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा हुआ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस इंपेंडिंग मोशन। और जो दूसरी बात है इंपॉर्टेंट वो है स्टैटिक फ्रिक्शन is सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप व्यवस्थित करता खुद को। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। आप समझ रहे सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब? आवश्यकता के अनुरूप अपनी दिशा और अपनी वैल्यू फिक्स करेगा, आवश्यकता के अनुरूप। कैसे? मेरी बात समझिएगा। अभी मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है और इस रफ सरफेस पर रखा है और इस सरफेस के लिए एफ एल जो है ना
FL of the surface is 20 न्यूटन। इस सरफेस का जो FL है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, वह 20 न्यूटन है। ये एक्सटर्नल फोर्स है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इस सरफेस का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स तो है 20 न्यूटन और इस सरफेस का काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, मान लीजिए 15 न्यूटन। मेरी बात को ध्यान से समझना, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। FL कितना होगा ये म्यू एस डिसाइड करेगा और FK कितना होगा ये म्यू के डिसाइड करेगा और साथ में n तो डिसाइड करेगा ही करेगा, वो तो डिसाइडिंग फैक्टर है ही। अब यहां पर ये दोनों ही सरफेस की नेचर पर डिपेंड करते हैं। वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि म्यू एस कितना है, एन क्या है। सपोज कैलकुलेशन के बाद FL की वैल्यू 20 न्यूटन आ रही है, FK की वैल्यू 15 न्यूटन आ रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है। अब देखो इंटरेस्टिंग सवाल है और इनिशियली बॉडी रेस्ट में। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन कि F एक्सटर्नल अगर 5 न्यूटन है तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बात को समझने की कोशिश करना। आपने 5 न्यूटन के फोर्स से बॉडी को धक्का दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पर, बट ये वैल्यू इससे छोटी है। इससे छोटी होने की वजह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि यार शुरुआती दौर में बॉडी स्थिर है और आपने जो फोर्स लगाया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम है, तो फिर बॉडी में गति नहीं आ पाएगी। तो सवाल यह है कि आपने फोर्स कितना अप्लाई किया 5 और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है 20, तो हमारा फोर्स इससे छोटा है तो बॉडी में गति नहीं आ पाएगी, तो त्वरण शून्य रहेगा। तो सवाल यह है कि त्वरण शून्य क्यों है, कौन है जिसने इस बॉडी को गति करने से रोका। तो हमने फोर्स लगाया आगे, तो इसका मतलब कोई बल पीछे की तरफ लग गया। कौन सी अवस्था में लगा, वस्तु स्थिर है तो स्थैतिक में लगा, इसलिए इसको स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर वस्तु का त्वरण शून्य है तो इस पर परिणामी बल कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए, तो Fs बराबर 5 न्यूटन हो जाएगा। मतलब अगर सवाल दो हो सकते हैं, पहला इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हो सकते हैं कि घर्षण जितना लगेगा उसका मान क्या होगा, तो 5 न्यूटन होगा। दूसरा जो घर्षण लगेगा वो किस नेचर का लगेगा, गतिक लगेगा, स्थैतिक लगेगा, तो हमारा जवाब होगा स्थैतिक। इसका इस सिंबल को क्या बोला था मैंने, स्थैतिक घर्षण बल, तो बोले स्थैतिक लगेगा। किधर लगेगा, तो पीछे की तरफ लगेगा। अब बच्चों अगर मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाकर 10 न्यूटन कर दूं तो फिर F की वैल्यू क्या होगी, तो 10 भी छोटा है इससे। तो इंटरेस्टिंग बात, जब ये 10 हो जाएगा तब भी ये वस्तु स्थिर ही रहेगी। इसका मतलब ये स्थिर वस्तु और हम लगा रहे हैं 10, इसका मतलब 10 को खत्म कर दिया किसी ने, तो कौन ने, वो ये है। इसका मतलब घर्षण बल चेंज हो गया, जैसे आपने अपना बल चेंज किया घर्षण बल चेंज हो गया। अभी भी वस्तु स्थिर है इसलिए स्थैतिक, बट अब की बार कितनी मात्रा का, 10 मात्रा का, 10 न्यूटन का। मैंने क्या बोला था, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, स्वतः क्रियाकारी है, आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को बदल डालता है। आवश्यकता के अनुरूप, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप अपने आप को चेंज कर लेगा। यही तो इसकी खूबी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सेल्फ एडजस्टिंग। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं इस बात को लेकर। ऐसे समझिए कि अब आपने अपना बल बढ़ाकर 20 कर दिया
अपना बल बढ़ाकर 20 कर दिया, तो क्या होगा, आपका बल और ये बल बराबर हो गया। दूसरी कंडीशन आ गई, अब तक तो आपका बल इससे छोटा था, अब आपका इसके बराबर हो गया, तो कौन सी अवस्था आ गई, वस्तु फिसलने के कगार पर आ गई। तो हम कहेंगे ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, वस्तु फिसलने के कगार पर है। और जब वस्तु फिसलने के कगार पर होती है तो घर्षण अपने चरम पर होता है। तो इस स्थिति में घर्षण अपने चरम पर होगा। कौन सी वैल्यू पर होगा, FL पर होगा या F मैक्स, एक ही मतलब है, FL पर होगा। बट अभी भी त्वरण शून्य होगा। तो ऐसी स्थिति में अब FL 20 पर होगा। अब इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने अपने फोर्स को बढ़ाकर, बच्चों हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अपने फोर्स को बढ़ाकर 25 कर दिया, तो 25 तो इससे ज्यादा हो गया ना, तो ये बल वस्तु में गति पैदा कर देगा, यानी वस्तु सरकने लगेगी। और वस्तु जैसे ही सरकने लगेगी, घर्षण का नाम क्या डालने लग जाएंगे हम, गति घर्षण। तो इस स्थिति में फिर कौन सा घर्षण काम करेगा, Fk। अब लेकिन वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। कितनी मात्रा का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, क्या बताया था, इसमें से ये घटा लें। Fk कितना दिया हुआ है सवाल में हमको, 15। तो Fk बराबर 25 माइनस 15, मान लीजिए 5 किलोग्राम की वस्तु है, तो 5 यानी 2 का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर एक और पॉइंट, अगर आप अपने बल को बढ़ाकर 25 की जगह 30 भी कर देंगे, 25 की जगह 30 भी कर देंगे, तो भी अब घर्षण में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब गति घर्षण ही रहेगा, गति घर्षण नियत होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। तो ए देखेंगे तो ए 30 माइनस, ये तो वही रहेगा अपना 15 अपॉन 5, यानी कि 3 का त्वरण हो जाएगा, त्वरण बढ़ जाएगा। अब बच्चों एक और केस लेते हैं कि अपन ने 30 न्यूटन का फोर्स 5 kg की बॉडी पर अप्लाई किया t इक्वल टू 0 पर, और तब इस बॉडी की वेलोसिटी 0 थी। और जैसा कि अपने को पता ही है, इस कॉन्टैक्ट के लिए जो FL अपने को दिया हुआ है वो 20 है, एंड जो Fk अपने को दिया हुआ है वो 15 है। बच्चों बहुत बेसिक सा फंडा आप याद रखिए कि अगर कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है और सतह के समांतर वस्तु को खिसकाने के लिए आरोपित किया गया बल यदि FL से छोटा है तो वस्तु स्थिर ही बनी रहेगी, यदि FL के बराबर है तो वस्तु फिसलने के कगार पर आ जाएगी, और अगर FL से बड़ा है तो वस्तु खिसकना प्रारंभ कर देगी। तो चूंकि F ग्रेटर देन FL है, इसलिए वस्तु
फिसलने लगी। अब सवाल यह है कि t बराबर 0 पर, तो t बराबर 5 सेकंड पर v का मान क्या होगा? t बराबर 5 सेकंड पर वस्तु का जो वेग है वो कितना होगा वो देखिए। तो जैसा कि मैंने अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकाला, त्वरण वस्तु सतह के समांतर है, तो सतह के समांतर 30 न्यूटन का बल आगे और 15 न्यूटन का बल पीछे की तरफ लगेगा। 5 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान है, तो 3 का त्वरण इसके पास है। बच्चों 3 के त्वरण से 5 सेकंड में वस्तु, अतः v बराबर 80, 3 का त्वरण 5 सेकंड तक चला तो 15 मीटर पर सेकंड का वस्तु ने वेग प्राप्त कर लिया। अब क्वेश्चन क्या है वो समझिए। सेकंड, नेक्स्ट पार्ट, इन द अबव क्वेश्चन, यानी कि उपरोक्त प्रश्न में यदि 5 सेकंड बाद बाह्य बल 5 सेकंड बाद F को हटा लिया जाए तो वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा? सवाल क्या है प्यारे बच्चों? उपरोक्त प्रश्न में यदि 5 सेकंड बाद F को हटा लिया जाए, यानी इस वाले फोर्स को हटा लिया जाए, तो वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा, ये अपना सवाल। अब यहां पर सबसे पहले हम t बराबर 5 सेकंड की पोजीशन पर चलते हैं। t बराबर 5 पर हमने बाहरी बल तो हटा दिया, लेकिन वस्तु में गति है। कितना वेग है बच्चों वस्तु के पास? 15 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है। और चूंकि वस्तु में गति है, वस्तु फिसल रही है, जब भी वस्तु फर्श पर फिसले, फर्श के सापेक्ष फिसले, तो घर्षण का जो नेचर है वो गतिक होगा। तो इस स्थिति में यहां पर गति घर्षण काम करेगा। तो अपन जानते हैं जिधर फोर्स होता है एक ही दिशा उधर की तरफ ही होती है। तो ये A उत्पन्न हो गया और A का मान 5 किलो की वस्तु है, ये 15 है। तो 15/5 बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये यहां पर मंदन कहलाएगा। जब त्वरण गति के विपरीत दिशा में होता है तो उसके परिमाण को मंदन कहते हैं। जब त्वरण गति के विपरीत दिशा में हो तो उसके परिमाण को मंदन कहते हैं। जब त्वरण गति के विपरीत दिशा में हो तो उसके परिमाण को मंदन कहते हैं। ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है जो आप ध्यान रखें। तो मंदन हो गया 3 का। अब सवाल यह है कि वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा। गति की प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, ये t का मतलब यहां पर इंटरवल होता है बेसिकली।
टाइम इंटरवल। अब पूछा रुकने में कितना समय लगेगा, यानी एट लास्ट v की वैल्यू 0। अब जो समय हम देख रहे हैं वो यहां से देख रहे हैं, यहां पर वेलोसिटी कितनी है उसकी 15। ए को हम लिखेंगे 3, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, क्योंकि ए की दिशा v की दिशा के विपरीत है और हमने u को प्लस में ले लिया तो इसको माइनस में 3 लिखना पड़ेगा इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बराबर 5 सेकंड। क्या अर्थ है इस बात का कि 5 सेकंड बाद वस्तु विराम में आ जाएगी। कहां से 5 सेकंड, यहां से 5 सेकंड। क्या अर्थ हुआ इस पूरी कहानी का? t बराबर 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। t बराबर 5, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। t बराबर 10, वेलोसिटी फिर से 0। तो ये जो इंटरवल है ये भी 5 सेकंड का है और ये जो इंटरवल है ये भी 5 सेकंड का आया। इसका मतलब नहीं हमेशा ऐसा होगा, वो तो सिचुएशन की बात है। अब आपके जहन में जो एक सवाल उठना चाहिए वो ये है कि यहां हमने कोई बल आरोपित नहीं किया, बाहर से घर्षण तो है। तो जब हम ने कोई बल आरोपित नहीं किया लेकिन वस्तु फिसल तो रही है, तो इसमें अगर हम फ्रिक्शन का, इस क्वेश्चन में अगर हम फ्रिक्शन का टाइम के साथ ग्राफ बनाए 0 से लेकर 10 सेकंड तक, तो पूरे इंटरवल में फ्रिक्शन का मान 15 न्यूटन ही है, मोड ऑफ फ्रिक्शन। आप नोटिस करेंगे कि इस अंतराल में बाहरी बल है यहां तक, बट इसके बाद बाहरी बल 0 है। तो यहां पर एक बात जो समझने की वो ये है, जब तक वस्तु फिसलती है तब तक उस पर घर्षण गति ही रहेगा। यह Fk के बराबर होगा। इसका मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम वस्तु को कितने बल से धकेल रहे हैं। इसका मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम वस्तु को कितने बल से धकेल रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो गतिक घर्षण बल की गतिक घर्षण बल का पहला पॉइंट जो समझने का है कि जब तक वस्तु फिसलती है तब तक उस पर घर्षण गति ही रहेगा। ये Fk के बराबर होगा और Fk का मान मैं आपको बता चुका हूं कि μk इंटू n के बराबर होगा। यह सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, अभिलंब बल का मान है।
गतिक घर्षण सतह की सापेक्ष गति के विपरीत उस पर लगता है। गति घर्षण की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? सतह की सापेक्ष गति के विपरीत उस पर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक और मोशन इधर की तरफ है, ये सरफेस रफ है, तो एफ के की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये ब्लॉक मोशन अगर इधर की तरफ है, एफ के इधर हो जाएगा। ये ब्लॉक मोशन अगर इधर की तरफ है तो एफ के इधर की तरफ हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसमें हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। अगर मान लीजिए ये ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी है 5, इसकी वेलोसिटी है 10, यहां गतिक घर्षण Fk1, यहां गतिक घर्षण Fk2। अब डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? AB, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में पीछे है, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये इसका संपर्क किसके साथ है? ये हो गया 5 - 10 बराबर -5, यानी कि ए की सतह जो है ना वो बी की तुलना में 5 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड लेफ्टवर्ड्स। ऐसी स्थिति में ए पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ होगा। आप सोच रहे होंगे ये आगे जा रहा है, आगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये वेलोसिटीज जो है ना ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गतिक घर्षण सतह की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, सापेक्ष गति के विपरीत उस पर लगता है। एक के ऊपर जब गतिक घर्षण देखना है तो आप ये देखिए कि एक ही जो सापेक्ष गति है वो जिसके साथ संपर्क में है उसकी तुलना में किधर की तरफ है? तो ए का संपर्क किसके साथ है? बी के साथ। पहले अपन को क्या देखना पड़ेगा कि एक ही सापेक्ष गति, एक ही गति बी के सापेक्ष कैसे हो रही है? बाईं ओर। तो घर्षण किधर लगा दिया हमने? दाईं ओर। ये बी। अब बी के ऊपर ध्यान दें, बी का संपर्क यहां भी है और यहां भी है, वो सरफेस भी रफ है, ये सरफेस भी रफ है, तो बी का संपर्क दो जगह है, यहां और यहां। तो यहां इन दोनों में जो घर्षण है वो इस मात्रा का है। ये घर्षण किस पर है? ए पर। किसने लगाया? बी पर। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जब ए बी की तुलना में बाईं ओर जा रहा है तो बी ए की तुलना में दाईं ओर जाएगा। अगर मैं आपकी तुलना में आगे जा रहा हूं तो आप मेरी तुलना में पीछे जाएंगे। एक्स जब वाई की तुलना में
किसी एक दिशा में जाता है तो y x की तुलना में उसकी विपरीत दिशा में जाता है। a b की तुलना में पीछे जा रहा है तो b a की तुलना में आगे जाएगा। तो अगर ये इसकी तुलना में आगे जाएगा तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। और अब B की बात करें तो B सरफेस पर आगे स्लिप हो रहा है तो यहां फ्रिक्शन पीछे लगेगा। B और इसके बीच में देखना है तो अब B का मोशन यहां के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। तो जो यहां फ्रिक्शन देखा तो इसके साथ इसके रेस्पेक्ट में देखा, यहां फ्रिक्शन देखा तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में देखा। इसका कांटेक्ट इसके साथ है, इसका कांटेक्ट इसके साथ है। ये सरफेस इस सरफेस के रेस्पेक्ट में दाईं ओर जा रही है तो फ्रिक्शन बाई ले लिया। ये सरफेस इसके रेस्पेक्ट में दाएं ओर जा रही है तो भी फ्रिक्शन बाई लगा लिया। और ये फ्रिक्शन है, अब पढ़ेंगे कैसे। ये फ्रिक्शन जमीन द्वारा बी पर है, ये फ्रिक्शन ए द्वारा बी पर है। बहुत सिंपल सी बात, यदि वस्तु प्रारंभ में स्थिर हो तथा F एक्सटर्नल FL से ज्यादा हो, F एक्सटर्नल लेस देन FL हो, तो वस्तु खिसकेगी नहीं तथा Fs वस्तु पर क्रियारत होगा। यदि F एक्सटर्नल बराबर FL हो, यदि F एक्सटर्नल बराबर FL हो तो वस्तु सरकने के कगार पर होगी। यदि F एक्सटर्नल बराबर FL हो तो वस्तु सरकने के कगार पर होगी। यदि F एक्सटर्नल ग्रेटर देन FL हो तो वस्तु सरकने लगेगी। बहुत सिंपल फंडा। इस स्थिति में घर्षण स्थैतिक होगा, इस स्थिति में घर्षण अपने चरम पर होगा और इस स्थिति में वस्तु सरकने लगेगी तथा घर्षण Fk होगा। 3 पॉइंट है बच्चों। अगर वस्तु प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगी या फिसलने के कगार पर होगी या वह सरकने लगेगी। वो इस बात पर निर्भर करता है कि अपन का जो आरोपित बल है वो कितना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन कब कब कैसे कैसे लगते हैं। देखो बच्चों, बहुत बेसिक सी बात समझ ले। वैसे तो FL कैलकुलेट करने के लिए हम μs यूज करते हैं और Fk कैलकुलेट करने के लिए हम μk यूज करते हैं।
परंतु कई बार ना कोफिशिएंट अलग अलग नहीं दिए हुए होते हैं, एक ही कोफिशिएंट दिया हुआ होता है। ऐसी सिचुएशन में आप दोनों को एक ही वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स FL1 ले लेता हूं। FL1 का मतलब A पर लिमिटिंग वैल्यू दैट इज म्यू एन, एंड वो हो जाएगा 0.5 इंटू A का जो मास दिया हुआ है वो 2 kg दिया हुआ है, और B का जो मास दिया हुआ है वो 1 kg दिया हुआ है। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 20 की इक्वल हो गई इस पर। ये हो गया अपने पास 10 न्यूटन। इसी तरीके से FL2 ले लेते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक B। दिस इज ऑन ब्लॉक A एंड दिस इज ऑन ब्लॉक B। म्यू एन, here mu is 0.6 and n is normal is equal to its weight and that is 10, यानी ये हो गया बच्चों 6 न्यूटन। अब अलग अलग मोमेंट पर अपने को चीजें कैलकुलेट करनी है। t इक्वल टू 1 पर टेंशन और फ्रिक्शन, t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 3 पर। पहला सवाल, at t equal to 1, F external, this is external, F external is 5 Newton। बच्चों इनिशियली ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। अब क्या होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये वैल्यू इंक्रीज होकर 5 न्यूटन तक पहुंच गई। बट आप सोच के देखिए, क्या 5 न्यूटन का फोर्स इसको खिसका सकता है? क्या 5 न्यूटन का फोर्स इसको खिसका सकता है? नो। क्यों? क्योंकि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 10, और ये वाली वैल्यू 1 सेकेंड पर कितनी बन रही है? 5, एंड 5 इज लेस देन 10, तो ये तो स्लाइड ही नहीं करेगा। At t equal to 1, because F external is less than FLA, that is acceleration of A is 0, और A का acceleration अगर 0 है तो जितना फोर्स फॉरवर्ड में है उतना ही फ्रिक्शन, और कौन सी स्थिति में बच्चों? स्टैटिक स्थिति में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलेंगे हम 5 न्यूटन। तो जब ये ब्लॉक खिसकने की कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर टेंशन कहां से जनरेट होगा? एंड देयर विल बी नो टेंशन। अब अगर बी पर आए, बी को खींचने का काम कौन कर रहा है? धागा, बट धागे में टेंशन कितना है? 0। तो यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी 0 के इक्वल रहेगा, क्योंकि बी को कोई खींचने की कोशिश ही नहीं कर रहा। कोई भी बॉडी खाली रफ सरफेस पर रखी होने से फ्रिक्शन एक्सपीरियंस नहीं करती है। जब तक उस बॉडी को कोई खिसकाने की, धक्का देने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक उस बॉडी पर फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा। तो ये तो बात हुई t इक्वल टू 1। अब मैं आता हूं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बच्चों एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है 5 इंटू 2, यानी कि कितनी है? 10 न्यूटन। और ये फोर्स बढ़कर कितना हो गया 2 पर? 10, और FL ऑन A कितना है? 10। तो A इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, दैट इज A इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, यानी A फिसलने के कगार पर है। तो अगर A फिसलने के कगार पर है तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है बच्चों। तो यहां जो फोर्स क्रिएट होगा वो भी 10 न्यूटन का होगा, FL। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होकर कहां तक आ जाएगा? FL के इक्वल, एंड दैट इज ऑफ 10 न्यूटन। तो इस 10 ने इस 10 को बैलेंस कर दिया, तो इसका एक्सेलरेशन 0। अगेन
टेंशन की वैल्यू अभी भी 0 ही बनी रहेगी. देयर विल बी नो टेंशन इन द थ्रेड राइट नाउ. अब क्या होगा बच्चों, थोड़ा और आगे चलते हैं. थर्ड केस, at t equal to 3 second, F external is एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी ले रखी थी हमने 5t, तो ये हो गया 15 न्यूटन. t इक्वल टू 3 सेकेंड पर 15 न्यूटन. बच्चों एक ही बात कर रहा हूं, तो ये F एक्सटर्नल आ गया अपना 15 न्यूटन. ये वैल्यू यहां की लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड कर गई. ये वैल्यू यहां की लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड कर गई. इस बात का मतलब क्या है कि यहां पर फ्रिक्शन अपने पीक पर है. अब देखना यह है बच्चों कि क्या ये 15 न्यूटन इस सिस्टम को शिफ्ट कर सकता है, तो ये नहीं कर पाएगा. बात को समझने की कोशिश करिएगा. ए पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है 10, बी पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है 6. तो इस पूरे सिस्टम को स्लाइड करने के लिए जब भी चलेंगे और भी साथ ही चलेंगे, तो अगर मैं बी प्लस ए की बात करूं तो एफ एक्सटर्नल है 15 न्यूटन और एफ एल फोर सिस्टम आ रहा है हमारा 16 न्यूटन. तो यहां पर इस सिस्टम का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है 16 न्यूटन एफ एल. बट इतना फ्रिक्शन जनरेट होगा ये जरूरी नहीं है, बट ये तो लिमिटिंग वैल्यू है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फॉर द सिस्टम, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स फॉर द सिस्टम इज 10 इसके लिए और 6 उसके लिए, तो 16 न्यूटन हो गया. जब तक दोनों नहीं खिसकेंगे ये सिस्टम स्लाइड नहीं कर पाएगा, और दोनों को खिसकने के लिए कम से कम ये वैल्यू 16 न्यूटन होनी चाहिए. तो ये यहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा. अब वापस खोल के देख लेते हैं इनको. ये B, ये A, यहां कितना अप्लाई किया हमने 15. इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है 10. ये लेकिन खिसक नहीं रहा है, बट ये वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए यहां पर फ्रिक्शन अपने लिमिट पर होगा. यहां तो फ्रिक्शन 10 पर पहुंच जाएगा, बट एक्सेलरेशन 0 है. तो इस एक्सेलरेशन को 0 लाने के लिए 10 तो ये, अब बचा कितना 5, तो ये 5 का क्रिएट हो जाएगा. ये 5 न्यूटन यहां है, तो यहां पर भी 5 न्यूटन का फोर्स मिलेगा इस बॉडी बी को. ये टेंशन इस बॉडी को 5 न्यूटन फोर्स से खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बॉडी का भी एक्सेलरेशन 0 है. इस बात का मतलब क्या है कि इसको बैलेंस करने के लिए 5 और चाहिए, तो ये 5, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन 5 रहे. तो तीसरा वाला जो केस है उसमें फोर्सेस देखिए, ए और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 10 न्यूटन का है. बी और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 5 न्यूटन का है. धागे में टेंशन 5 न्यूटन का है. बाकी पहले 2 कंडीशन अपन समझ ही चुके हैं. बच्चों अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए, तो आप हमें कॉल करें. हमारा नंबर है 180021217999. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है. 180021217999. थैंक यू वेरी मच.